नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत है। समीर चौकांकर जी आ चुके हैं, समीर जी बहुत स्वागत आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले होंगे। पार्लियामेंट से काफी अपडेट है आज आपके लिए। संसद में मानसून सत्र चल रहा है लेकिन पूरे घमासान के साथ। कल राहुल गांधी का बयान पूरा नहीं हो पाया पार्लियामेंट में। उन्होंने जो बातें कही होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर के, सीधे उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने युवाओं को शूट करने के आदेश दिए थे। हंगामा हुआ, उनसे माफी की मांग हुई, माफी उन्होंने मांगी नहीं और उसके बाद हुआ ये कि सदन कल तो पूरा दिन नहीं चल पाया। आज ये जो बिल है ये राज्यसभा में पेश होगा, ये एंटी पेपर लीक बिल। देखिए वहां पर क्या होता है। और लोकसभा की कार्रवाई तो शुरू होते ही आज भी जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ गई और दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। और एंटी पेपर लीक बिल 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर खूब हंगामा हुआ था। फिर उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6-6:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वो सारी बातें कही जो वो कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता था। उनका आर्गुमेंट ये था कि ये जो कुछ भी सख्ती हुई, उनका कहना है, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, शूट करने का ऑर्डर मिला। द होम मिनिस्टर ऑर्डर्ड द यूथ ऑफ इंडिया टू बी शॉट, ये उनके शब्द थे। अब शॉट तो एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब सीधा सीधा गोली चलाने से निकाला जाता है। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो वो जो इंजरी की तस्वीरें दिखा रहे थे जो वहां उस दिन प्रदर्शन में 20 जुलाई को शामिल लोगों को हुई थी, तो उसमें उन्होंने बात की पैलेट गन की, उसमें उन्होंने और चीज़ों की बात की। फायरिंग की बात जो है राहुल गांधी वहां ज़्यादा नहीं कर रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको एक करेक्शन करना पड़ा अपने स्टैंड में भी, क्योंकि गोली दिल्ली में नहीं चली थी। इस पर तो कल बाकायदा दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया, स्पष्टीकरण आया कि भाई गोली की तो कोई घटना हुई ही नहीं दिल्ली के अंदर। एक हवाई फायरिंग की बिहार में सिवान में घटना हुई थी, उसकी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देश में कहीं भी और दिल्ली में कहीं भी गोली नहीं चली थी। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं। खैर एनीवे, अब उन्होंने क्योंकि पार्लियामेंट ने बोल दिया था तो बिल्कुल पूरी तरह से बैक ट्रैक नहीं कर सकते थे वो, लेकिन फिर पैलेट गन पर वो आ गए। तो अब इस वक्त सबका जोर जो है विपक्ष में जो भी बात कर रहा है वो पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया चलाने का। उन्होंने अब ये आर्गुमेंट दिया कि भाई या तो होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने इसका ऑर्डर दिया या ये हुआ और अमित शाह को पता नहीं था। दोनों ही सूरतों में जिम्मेदारी उनकी है। कल्पेबल है या तो वो उन्होंने ऑर्डर दिया, तो नहीं तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको पता ही नहीं था कि वहां पर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। तो ये फिलहाल उनका एक बेसिक आर्गुमेंट है। राहुल गांधी जी का कल का एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं, फिर हम बात करेंगे क्या राहुल गांधी ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया। प्रियंका गांधी भी इसी बात को कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी साथ में आ गए, कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं। कपिल सिब्बल तो कुछ देश के जाने माने वकील हैं, उनको भी सुनिएगा, आप देखिएगा क्या कहते हैं वो। राहुल गांधी को सुनते हैं पहले। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी इनको जाना है। तो अब ये उन्होंने कहा कि अब भाई किसने ऑर्डर दिया। अब आपने सुना उसमें कहीं उन्होंने फायरिंग की बात की कि कहीं गोली चली, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। लाठी किसने मारी, पैलेट गन किसने चलाई, ये बात वो पार्लियामेंट में भी कह सकते थे जब हंगामा किया सत्ता पक्ष ने कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। आप कह रहे थे कि मैंने गोली चलाने की बात ही नहीं की। शॉट का मतलब तो पैलेट गन शॉट भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। वो तो शॉट तो मतलब वो आंसू गैस का भी गोला तो शूट ही करना पड़ता है ना उसको। तो वो आप कह देते, ये आपके पास मौका था। लेकिन उन्होंने कहा माफी नहीं मांगता मैं किसी से, और ये आरएसएस वालों से तो बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी को क्या अपने बयान पर पीछे हटना पड़ा, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सब बहुत सोची समझी पक्की वाली रणनीति के तहत कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि मेहनत करके न तो वो कांग्रेस सुधार सकते हैं,
न देश के लोगों का विश्वास कांग्रेस पर जमा सकते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बहुत क्लियर कट फंडा उनका आ गया है, और एक तरह से कहें कि जब वो 2019 का चुनाव हारे, अगर उसको ठीक से देखें टाइमलाइन के लिहाज से, तो 19 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस सुधारना भी खत्म कर दिया। उसके पहले युवा कांग्रेस सुधार रहे थे, सेवा दल सुधार रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट को बिठा रहे थे, फिर कुछ कुछ किया। जब 19 का चुनाव वो हार गए तो उनको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ एनार्की से ही अब लड़ा जा सकता है, सीधे कोई लड़ाई नहीं हो सकती। उनका जो वर्ग है उसके दिमाग में, जैसे उनके दिमाग में बैठा हुआ वैसे उसके दिमाग में फिट कर देना चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल्ड बाय मोदी शाह है, सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे कोई बटन दबाकर और ऊपर नीचे गोटी खिसकाकर कर देता हो, डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही। अब कल जो उन्होंने किया, जरा समझिए, उन्होंने जिस तरह से शुरू किया, और मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सोचना भी चाहिए था कि ऐसे अगर वो हर भाषण ऐसे ही देंगे तो लोग उनको किस तरह से फिर देखेंगे, फिर उपनाम क्या होगा, फिर कैसे लोग कहेंगे, वो शायद उनको उस चिंता से बाहर निकल गए। लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति कल जब सोच रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? बेसिक ये था ना कि राहुल जी आएंगे, शुरुआत यहां से करेंगे कि बच्चों के ऊपर ये लाठियां चली हैं, बच्चों के ऊपर जो भी कुछ जाती हुई, पैलेट गन चला, बिहार में कहीं गोली चल गई, और हमें मूल क्या है कि उसका न्याय चाहिए और बच्चों की परीक्षा वो अच्छे से हो जाए। पूरे उनके भाषण में वो था ही नहीं। वो क्या करने आए थे? सिर्फ ये करने आए थे कि देखो बिरला जी ना वो हमारा माइक ऑफ कर देते हैं, देखो ये देखो मैं बोलता हूं तो पूरी की पूरी कैबिनेट खड़ी हो जाती है, देखो मैं आया और अमित शाह की हिम्मत ही नहीं पड़ी, अरे वो तो डर गए। तो वो अपने फोकस पर काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अमित शाह के ऊपर सीधे कहा कि अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया। अब ये सब जानते हैं कि अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, और कोई ये भी कहता है कि भाई मिनिस्ट्री जवाबदेह होगी ना, तो उसके लिए इंक्वायरी होगी, उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा कि आप जांच कराएं। और कमाल की बात यह कि उनके साथ तो पूर्व गृहमंत्री, मतलब गृहमंत्री पद पर रहे चिदम्बरम जी उनके साथ नहीं खड़े हैं। चिदम्बरम जी ने क्या कहा? चिदम्बरम जी ने कहा कि बिना इंक्वायरी कैसे कुछ हो सकता है, तय हो सकता है, समझिए आप। और यही जाकर लगता है कि राहुल गांधी, और इसीलिए कई बार कहते हैं कि राहुल जी किसी से कुछ पूछते उछते नहीं, अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो एक लाइन में जाता है। उनकी एक बड़ी ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है जो ये मानती है कि राहुल जी अकेले योद्धा हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह बहुत पावरफुल हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। वो उनके लिए बोल रहे थे, उनको समझदारी, उनको फैक्ट, उनको तर्क, इससे कोई वास्ता था ही नहीं। अच्छा, बयान कई है वैसे, प्रियंका जी का भी है, केजरीवाल जी का भी है, रामगोपाल जी का भी है, लेकिन मैं कपिल सिब्बल का बयान आपको भी अभी इसलिए सुना रहा हूं। कपिल सिब्बल एक तो कानून के बहुत बड़े जानकारी, देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक वो हैं, देश के कानून मंत्री भी वो रह चुके हैं, सरकारें भी, जैसे राहुल जी कह रहे थे ना, हमने भी सरकारें चलाई हैं, हमको मालूम है फाइनल ऑर्डर कहां से आता है। तो कपिल सिब्बल को बहुत अच्छे से पता है कि ये चीजें कैसे ऑपरेट करती है। और उस वक्त तो जितने आंदोलन वगैरह सब हो रहे थे, कपिल सिब्बल तो सरकार में थे, यूपीए 2 के अंदर। रामदेव जी वाला भी जब मामला हुआ था उस वक्त कपिल सिब्बल मंत्री थे ना सर, तो कपिल सिब्बल को सब पता है। अब सुनिए आप कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है, अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना, फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। चलिए, कपिल सिब्बल कम से कम, अब एक तो राहुल गांधी भी और कपिल सिब्बल भी पैलेट गन पर आ गए, बंदूक से, मतलब गोली वाली बंदूक से पैलेट गन पर आ गए, और सिब्बल साहब पैलेट गन से फिर एसडीएम पर भी आ गए। अब वो ये कह रहे हैं अच्छा एसडीएम ने भी अगर ऑर्डर दिया तो भी गृह मंत्री बताए। चलो इतनी बात ठीक है कि गृह मंत्री को बताना चाहिए, तो हम भी सहमत हैं, बताएं भाई। चलिए पैलेट गन भी चली तो क्यों चली, लेकिन फायरिंग से लेकर के पैलेट गन और होम मिनिस्टर से लेकर एसडीएम,
ये 24 घंटे में फैसला तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने और कपिल सिब्बल जी ने? नहीं, मुझे लगता है 24 घंटे नहीं लगाने चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल या सफल या समझदार पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो कोर्स करेक्शन करते हैं। इसको आप बस हम सब लोग जो होते हैं, हम लोग तो आलोचना करने वाले लोग हैं तो कहेंगे कि बैक ट्रैक किया, पीछे हटे, जो नॉर्मली सरकार के लिए भी हम लोग कहते रहते हैं, उसे मैं कोर्स करेक्शन कहता हूँ। इस पूरे आंदोलन में देखो तो सरकार ने बहुत जगह कोर्स करेक्शन किया है। वो बच्चों के साथ मिलने को तैयार नहीं थे, वो उस पर काम करने को तैयार नहीं थे, वो कानून के लिए तैयार वो बाहर जाने को, न्यूट्रल प्लेस पे जाने को तैयार नहीं थे। जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन सरकार ने कोर्स करेक्शन किया। जब जैसी जरूरत हो उस पर काम किया जाए। राहुल जी को जब ये लग गया था कल, हालांकि मैं तब भी कल भी बोल रहा था कि वो अपने दिमाग में क्लैरिटी रखते हैं कि भाई उनका जो ऑडियंस है वो ये समझता है कि उसको ये कहीं जरा सा कन्फ्यूजन नहीं होना कि राहुल जी मोदी के खिलाफ बोलने में जरा सा भी वीक हो रहे हैं, कोताही कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए, इशू कोई भी हो। लेकिन जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कोर्स करेक्शन किया, वो तो पार्लियामेंट में कर लेते तो शायद वो और बातें और ज़्यादा चीज़ें कह सकते थे। ठीक है, कल भी मैंने कहा था उस समय कि भाई बिल तो पास हो ही जाएगा, बिल पास होना कोई इशू उस तरह से नहीं, बल्कि बिल पास हुआ वो ज़्यादा तकलीफ वाली बात है। जो और लोग अच्छे से बात करके, अच्छी बातें करके, राहुल जी भी खुद अच्छी बात करते वैसे भी उसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी बिल को लेकर। तो कोर्स करेक्शन करना, बैक ट्रैक करना नहीं होता है। ये जितनी जल्दी कोई राजनेता समझ जाता है वो उतना तेजी से आगे बढ़ता है। और इस सरकार ने ये सीखा है। इस सरकार की खासियत है कि वो कोर्स करेक्शन कर लेती है किसी भी चीज़ को लेकर। ये बच्चों को लेकर नहीं, मैं तो देखता हूँ कि वो अपना एमएलए कोई नाराज़ हो जाए, टिकट के लिए नाराज़ हो जाए, उसको भी कोर्स करेक्शन कर लेती है। और कोर्स करेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अपना फैसला बदलना होता है, बहुत सारी चीज़ों को कैसे देखा जाए। और इतनी बात ठीक है कि एसडीएम का ऑर्डर है तो इंक्वायरी हो, चिदम्बरम साहब ने भी कहा। सब लोग समझते हैं कि इंक्वायरी होगी तो ये बात साफ हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही ऐसे करती है। वैसे मैं बताऊं आपको, नहीं सर, लेकिन ये तो आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो ना। पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहें कि गोली चली और गोली चली नहीं। हाँ, आप फैक्ट पर तो रहोगे, फैक्ट पर रहे। हाँ। और पॉलिटिकल लीडर्स जो है हमेशा होम मिनिस्टर को, इनको आप कैसे भी घेरो भाई, अरे खूब घेरो, खूब घेरो, खूब घेरो, लेकिन तथ्य पे घेरो ना। आप मनगढ़ंत कैसे कोई बात कह सकते हो? और इतने संवेदनशील मुद्दे पर, युवाओं का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, आप कह रहे हो देश के होम मिनिस्टर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और फिर आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो उसमें से गोली बिल्कुल गायब कर देते हैं, जैसे कभी मैंने ये कहा ही ना हो। पार्लियामेंट में ये बात कह देते तो मेरे ख्याल से अभी तो मीडिया पे नहीं आए कि मुझे डिस्टॉर्ट किया गया। नेता प्रतिपक्ष को सदन में इसको तुरंत मान लेना चाहिए था। तुरंत मतलब वो कहते हैं कि हाँ, अच्छा, गृहमंत्री वो ये भी कह सकते थे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई होम मिनिस्टर अमित शाह है, उनकी जिम्मेदारी है और वो जांच करके बताएं, देश को बताएं। और जिस मांग पर वो चल सकते थे आसानी से कि भाई होम मिनिस्टर जवाब दे, वो इसी पर अड़े रहते थे। अब एक इसमें एक अलग एंगल आ रहा है आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही बिहेव करती हैं। यदि 1967 को देखें तो सारी पार्टियां जो संतों पर संसद के बाहर गोलीबारी हुई थी उसमें इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही थी। 1990 में जो कार सेवकों पर गोली चली उसके लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार ठहराया इसी पे आ रहा था। थैंक यू वेरी मच, मैं इसी पे आ रहा था। सब पॉलिटिकल पार्टी अपने एनिमी को समझती है ना, उनको एसडीएम से झगड़ा नहीं है। ठीक, लेकिन अब लोग बेवकूफ नहीं है और सब चीजें रिकॉर्ड पे है। सर ने जो कहा वही हो रहा है कल से। राहुल जी ने गोल पोस्ट बदल लिया और किसी को याद आया, अच्छा यही कह के तो तुमने मुझे 20 साल 25 साल से तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, अब तुमको बताते हैं। रामगोपाल यादव जी का बयान लगा लीजिए। रामगोपाल यादव जी ने कहा कार सेवकों पे गोली चले तो तुम कहोगे मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, और बच्चों पे गोली चले तो किसी ने गोली नहीं चलवाई, तब होम मिनिस्टर ने गोली नहीं चलवाई। ये कैसा दोहरापन है? बयान सुन लीजिए, आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए उनकी बात। सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। ठीक, कार सेवकों पे गोली चली तो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, और यहां कुछ हुआ। एक पहले तो यहां गोली नहीं चली, एक बात तो क्लियर, गोली तो चली नहीं, लेकिन यहां जो भी हुआ उसका कोई जिम्मेदार नहीं। यह सवाल ठीक है। अब सवाल यह है कि प्रोफेसर साहब आ गए स्टूडियो में। प्रोफेसर स्वागत है आपका। कार सेवकों पे गोली चली, ये किसने कहा? ये किसने कहा कि कार सेवकों पे गोली चली? ये मुलायम सिंह यादव ने कहा। रामगोपाल जी बड़ी सफाई से बच के जा रहे थे इसमें, बड़े वो बिल्कुल मासूम, हम लोग कहते हैं अक्सर, बड़े मासूम बन के निकल रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने एक से ज्यादा बार ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने गोली चलवाई, 16 या 17 लोग मारे गए थे, वो डेट भी अभी निकल जाएगी।
16-17 लोगों की मृत्यु हुई थी उसके अंदर जी, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को। 1990 मुलायम सिंह यादव ने इसके बाद सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनकी मतलब बीजेपी के लोग कहते थे 56 लोग मरे हैं, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड बताया कि नहीं इतने नहीं, इतने लोग जो हैं उसके अंदर मरे थे। जी हाँ, और 2-3 लाइन बोल दूंगा। मैं अच्छी बताता हूं, आप बता भूलिएगा। अगस्त 2016 में लखनऊ के एक कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवानी पड़ी थी। उनका तर्क था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो देश के मुसलमानों का व्यवस्था से भरोसा उठ जाता। सोर्स भी बता रहा हूं, नवभारत टाइम्स। नवंबर 2017 में अपने 79वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह यादव ने कहा, यदि देश की एकता के लिए और भी लोगों को मारना आवश्यक होता तो सुरक्षा बल ऐसा करते। उन्होंने कहा था, अगर गोलीबारी में 16 के बजाय 30 लोग भी मारे जाते तो भी मैं अपना फैसला वापस नहीं लेता। सोर्स एनडीटीवी। कुछ मौकों पर उन्होंने इस घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल की रक्षा करने और संविधान की मर्यादा बचाने के लिए उनके पास उस समय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। और कुछ बताना बाकी रह गया इसमें किसी को? नहीं, वैसे तो मतलब प्रोफेसर साहब बोलेंगे, बस ये मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो भी चाहे देख सकते हैं। और राम गोपाल जी का तो अभी था ही कि रामलला अवैध कब्जेदार हैं। अमित शाह ने तो कभी नहीं कहा कि ये बच्चे अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। अमित शाह ने तो किसी भी दिन रात को उठाने की कोशिश नहीं की। जैसा रामलीला मैदान में पीट पीट के बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को, उसमें तो एक महिला की जान चली गई थी। ये मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि मैंने गोली चलवाई, और पूरी समाजवादी पार्टी इसको लेके गर्व के साथ कहती है, जिस मौलाना मुलायम की उपाधि मिली थी इसी वजह से मिली थी। तो इसकी तुलना जो कल से हो रही है यही ठीक नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर अमित शाह ने एक बार भी कहा होता कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर संसद की तरफ बढ़ेंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और उन्होंने तो संसद तक जब आए तब भी बल्कि हम लोग की चर्चा करें, पुलिस उधार रही। राम गोपाल यादव जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि वो लोग बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पार्लियामेंट में बोला, वो राम गोपाल जी का स्टेटमेंट है। होम मिनिस्ट्री की एक लाइन की खबर मैं बता दूं केवल आपको, कि अमित शाह जी का मतलब इस पूरे प्रकरण में जो आंदोलन का हुआ, उसमें ज्यादा जोर इस बात पे था कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। यस, कोई कैजुअलिटी। जितेंद्र सिंह ने भी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, जितेंद्र सिंह ने बोला पार्लियामेंट में कल कि हमारी तरफ से बिल्कुल ये सख्त निर्देश थे कि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो। बिल्कुल। और शायद दूसरा पक्ष ये चाहता था कि मिस हैपनिंग हो, गोली चले, 1-2 लाशें गिरे। प्रोफेसर देखिए, यदि होम मिनिस्ट्री यदि चाहता तो पहला बैरिकेड तोड़ने के बाद ही दूसरा बैरिकेड तक छात्र पहुंच नहीं पाते, और छात्र के साथ जो गुंडे थे वो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन यदि मकर द्वार के नज़दीक तरह यदि वो पहुंच गए तो इसका मतलब था कि पुलिस को ये पूरी तरीके से आदेश दिया हुआ था कि छात्रों के साथ आप कठोरता से पेश नहीं आएंगे। लेकिन तब क्या हो, यदि आपके पर स्टोन पेल्टिंग होने लगे, यदि पुलिस को ही आप मारने लगें, धक्का मुक्की करने लगें, उसका बैच फाड़ने शुरू कर दें, ऐसी स्थिति में पुलिस आत्मरक्षा में किसी को भी अपने आप को बचाने का अधिकार है, और पुलिस ने भी वही काम किया है। हो सकता है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन चलाया गया हो, कुछ छर्रे लगे हो, और पैलेट गन के बारे में यही कहा जाता है ये नॉन लीथल ये है, बट फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन गोली तो नहीं चली थी, और अभी आप लोगों ने कह दिया, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुलायम सिंह ने तो बार बार 90 के बाद क्या, छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हाँ हमने गोली चलाई थी, और जरूरत पड़ती तो और गोली चलाते, यह भी उन्होंने कहा था। ये तुलना कैसे हो सकती है? तो ये तुलना तो हो ही नहीं सकती है। अब गौरक्षा के लिए आंदोलन हुआ था, और गौरक्षा के आंदोलन में संतों पर गोलियां चला दी गई थी। अब संत तो उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और मजेदार बात है, कहा तो ऐसा जाता है, अब क्या है, संतों का साप, कि करपात्री महाराज ने कहा था कि ये गोपाष्टक है। जिस प्रकार से साधुओं की नृशंस हत्या की है, गांधी परिवार का नाश भी यहीं से हुआ। और ये दुर्भाग्य कहिए या जो कुछ कहिए, श्रीमती गांधी भी जो है वो गोपाष्टक के दिन मारी गई, और राजीव गांधी भी गोपाष्टक के दिन मारे गए। तो संतों ने साप तो उनको दिया था, और वो फलीभूत भी हुआ। ऐसे मुद्दे पर
अब कहा जा सकता है कि भाई संतों पर सामान्यतः पुलिस लाठी नहीं उठाती है। संतों को पर गोली चलाने का आदेश एक कोई सामान्य घटना नहीं है। जैसे छात्रों पर भी गोली चलाने की घटना सामान्य घटना नहीं हो सकती है। और यहां पर गोली नहीं चली, पेलेट गन का यूज हुआ, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन गोली नहीं चलाई गई। किसी भी स्थिति में गोली नहीं चलाई गई। भीड़ भी हिंसक हुई, इसके बावजूद भी गोली नहीं चली। यह भी पता लगा कि 2800 गुंडे उसमें थे, मर्डरर थे, सब शामिल थे उस भीड़ में, इसके बावजूद भी गोली नहीं चलाई गई। तो दोनों की तुलना तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। एक और बात, जब हम लोग ये सब कह देते हैं कि भाई विपक्ष पार्टियां तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही करती हैं, तो हम राहुल गांधी को गाली गलौज करने का पूरा सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी, राहुल गांधी का यदि हम बॉडी लैंग्वेज, हम कई बार कम्युनिकेशन थियरी में पढ़ाते भी हैं, उनके चेहरे से ऐसा और हाव भाव ऐसे लगता है कि जैसे लगता हो कि वो ये सब करने के लिए तो अधिकारी हैं, कुछ भी बोल देने के लिए अधिकारी हैं, और यदि नहीं बोलने दिया जा रहा है तो इसका मतलब उनके अधिकार को छीना जा रहा है। संसद नियमों से चलता है, ठीक है सर। और उस नियम के अंतर्गत बार बार आपको नियम दिखाया जा रहा है कि एक प्रकार से निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को इडियट बोला, कहा उत्तर में। यदि राहुल गांधी को नहीं समझ में बात आई, नहीं, उनको सब समझ में आया। कल हमने इस पर कहा खूब कि चर्चा की। तुम इडियट हो, लेकिन तुम अपने आप को भी राहुल इडियट गांधी नहीं ने कर भी जो सकते कुछ हो। कहा वो सोच समझ के बोल रहे थे। मैं बिल्कुल तो समझ देखा के बोल रहे एक थे। ये बात छोटी सी, बस मैं आपको बता दूं, एक जिक्र देखूं किस प्रकार से, एक छोटा सा मैंने ट्वीट किया था, 4 लाख लोगों ने इंगेज किया है उस चीज को, उस ट्वीट को। सुना कांग्रेस ने भी जवाब दिया आपको? और कांग्रेस ने इतना ज्यादा ट्रोल किया है कल से। क्या लिख दिया था आपने? क्या लिख दिया था? हमने खाली इतना ही लिखा था, राहुल गांधी की जरा भाषा देखिए, इनका जरा संस्कार देखिए। कल निशिकांत दुबे यदि इनके खानदान को उकटेंगे और उनके बारे में, तो वो सुनने के लिए जरा तैयार रहे। बस इतनी बात। हाँ, ये बस तो होना ही था फिर आपके साथ। नहीं, लेकिन हाँ, समीर जी, किसी भी स्थिति में देश के प्रथम प्रधानमंत्री को सदन में याच नहीं करना चाहिए। देखिए, नहीं, मर्यादाएं तो खैर दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। किसी को भी। अब ये नहीं, शब्द बेमानी लगता है सर। समीर जी, एक चीज और इस पे बात कर लें। अरविंद केजरीवाल जी की भी एंट्री हुई जरा इसमें। अरविंद केजरीवाल जी का बयान लगाइए। अब वो मामला चल रहा है ना, हालांकि सीजेपी वाले अभी खामोश हो गए हैं। सीजेपी वालों ने तो कहा था कि अगर सारे पर्चे वापस नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, अगर हमसे जो वादा है मंत्रियों का वो पूरा नहीं हुआ, तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। कल दिन भर ये बयान आए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। हालांकि कल लेफ्ट के कुछ लोग जो हैं, मुझे देखी मैंने तस्वीर, जंतर मंतर पर बैठे भी हुए थे, उनके पास भी वो 20-50 लोग ही थे, इतने ही थे, उससे ज्यादा नहीं आए। वो सारे लोग वही थे जो कि जंतर मंतर वाली प्रोटेस्ट में थे, लेकिन अभी कोई जंतर मंतर पहुंच नहीं रहा है। एनीवे, वो भी अभी आगे नहीं बढ़ रहे सीजेपी वाले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी वही बात कह दी। अच्छा, सीजेपी वाले तो प्रोटेस्टर हैं, वो कहें भी सुप्रीम कोर्ट का कौन होता है बोलने वाला, हम नहीं मानते, हमसे वादा है ना सरकार का, पूरा करे। अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की आज एक सरकार में सरकार है, और अरविंद केजरीवाल जी भी वही बात बोले। वो भी ये कह रहे हैं, भाई 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लड़कों के साथ मिलकर के, सारी दुनिया ने देखी, अपना वादा पूरा करो। सबके सामने, पूरे देश के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके 2 मंत्री बैठे थे, सीजेपी के 2 लोग बैठे थे, जिसमें पूरे देश के सामने कहा गया कि इन बच्चों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई है आंदोलन की, वो वापस ली जाएगी। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने झूठ बोला। मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए, सारी एफआईआर विड्रॉ होनी चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है बच्चों को? भाई सीजेपी बोले तो बोले, केजरीवाल जी भी बोले, हालांकि अंतर नहीं है दोनों में। ये भी हम ही कर रहे हैं, अंतर तो नहीं है कोई अंतर जी। हाँ समीर जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि भाई छात्रों के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा, सारे केस वापस होंगे, लेकिन अपराधियों के ऊपर तो वापस नहीं होंगे ना, इतना है। और अपराधियों से जो है, जो पहले से हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिन्होंने क्राइम किया है, जो पहले अपराधी वृत्ति के लोग यहाँ पर छात्रों के बीच में घुस गए थे और जिन्होंने जो हिंसा की है, उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। सोशल मीडिया से उनके अकाउंट की उनकी डिटेल मंगवाई जा रही है, किस अकाउंट से पोस्ट हुए, क्या हुआ है, सारी ली जा रही है। वहाँ उनके चेहरे को पहचान लिया गया है कौन लोग हैं। अब उनके ऊपर अगर पहले से केस चल रहा है, उन लोगों ने वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो माहौल जब बिगड़ा तो कॉकरोच जनता पार्टी का भी नाम खराब हो रहा था ना। उनको तो कहना चाहिए कि भाई छात्रों में और अपराधियों में आप फर्क कीजिए।
पुलिस को बोलना चाहिए कि आप छात्रों को आप छोड़ रहे हो, लेकिन किसी भी अपराधी को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी अपराधी वृत्ति के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे, आप उन्हें अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर केस दर्ज कीजिए, और जो पहले मामले चल रहे हैं उनके ऊपर भी उनका मामला चलना चाहिए। इस आड़ में आप अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हो, वो अरविंद केजरीवाल बचाने का काम कर रहे हैं, कपिल सिब्बल बचाने का काम कर रहे हो। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि उनको भी आप माफ कर दीजिए। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी की उन अपराधियों के साथ पहले से कोई साठगांठ थी कि हम वहां पर आएंगे, हम पुलिस पर हमला करेंगे, हम आपके लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं करेंगे, बस आप यह सुनिश्चित करना है कि हम पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो पाए? तो मुझे लगता है बहुत गलत है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन छात्रों के लिए था, छात्रों के साथ था। अगर वो इस बात को मानते हैं तो उन्हें छात्रों के बीच में और अपराधियों के बीच में एक अंतर करना होगा। उन्हें खुलकर कहना होगा कि अपराधियों से हमारा कोई कंसर्न नहीं, और जब वो कहते हैं कि भाई ये अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग थे, तो फिर उन्हें इस बात की क्या दिक्कत है? आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे, हमें भी मिले, जो इस बात पर नाराज हैं कि ये क्या ऐसे कैसे एक अंडरटेकिंग दे सकती है सरकार की हम सबको छोड़ देंगे। कल हमारे कुछ साथी जो है वो दिल्ली पुलिस, एक मिनट समी सब, कुछ लोग दिल्ली पुलिस के ऑफिसर से भी मिले, वैसे ऑफ रिकॉर्ड जाते हैं, मिलते बात होते हैं, तो वो भी ये कह रहे थे कि भाई आपको जो अपराधी हमने चिन्हित किए हैं उन पे तो कार्रवाई करने दो, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी क्लीन चिट नहीं दी होगी। सरकार ने कहीं कहीं बातचीत में कहा होगा कि जो भी बहुत गंभीर अपराधी वृत्ति के लोग होंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस बातचीत के अंदर आशुतोष राका ने और सौरभ दास ने स्वीकार किया होगा और कहा होगा कि ठीक है, अपराधी पे आप कार्रवाई कीजिए। अब मुझे लगता है कि वो गोलकोस बदल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अपराधियों के लिए साथ भी हम खड़े रहेंगे, उन्हें हम छात्रों की श्रेणी में मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का है, हम किसी की नहीं मानेंगे। हम जो कहेंगे बस वही होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है बहुत गंभीर है और इससे कॉकरोच जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा सामने आ रहा है कि आपने उस आंदोलन की भीड़ में किन लोगों को आसरा दिया, किसको शामिल किया, और आप अब उनको बचाने की बात कर रहे हो। कोई कैसे अपराधी को बचाने की बात कर सकता है? एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सर इसमें, क्योंकि कांग्रेस और सीजेपी ये दोनों अभी बिल्कुल नदी के दो छोर की तरह चल रहे हैं जो मिल नहीं पा रहे। कल पहली बार सौरभ दास ने राहुल गांधी की उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हुए पोस्ट किया है। अब कोई बात लिखी कि भाई बल प्रयोग हुआ, कौन जिम्मेदार है, मगर ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी और सीजेपी की लीडरशिप कहीं सोशल मीडिया पे ही सही लेकिन एक साथ दिखाई दिया। इससे पहले नहीं सर, एक 20 सेकंड में अरविंद जी से याद नहीं आया। अभिषेक मनु सिंघवी अगर इनके डिनर पार्टी में जा रहे हैं, कपिल सिब्बल जा रहे हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी अगर जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए तो बीच का ही काम करेंगे ना। वो इसीलिए गए होंगे कि आप लोग करिए, कांग्रेस आपके साथ है, आप कांग्रेस पे हमला मत कीजिए, हम और आप मिलकर फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। सब ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, एक छोटा सा 20 सेकंड की है बात, मतलब वो अरविंद जी के रेफरेंस में नहीं है, लेकिन याद आ गई इसलिए मैंने कहा कि दो लोग बहस कर रहे थे, आधा घंटे से बहुत बहस चल रही थी, तो तीसरा आदमी आया बीच बचाव के लिए, तब जाकर मारपीट शुरू हुई। क्या बात है, ऐसी याद आ गई। वो कौन है इसमें? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसे याद आ गया तो मैंने कहा अभी सुना दूं। ठीक है सर, मैं आपको एक पार्लियामेंट के मतलब कंपाउंड में एक बड़ी रोचक बहस हुई, उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये आज ही की। आज संसद भवन परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, ये जो 20 सांसद बागी होकर एनसीपीआई में चले गए, मर्जर कर लिया, उनका विरोध कर रहे थे, तो वहां पहुंच गई प्रियंका गांधी। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और इनके खींचतान की पूरी हिस्ट्री कैमरे पर ही आ गई। पप्पू यादव ने भी इसमें अपने 2 बूंद तेल डाले। तो देखिए वहां पर क्या बहस इस बात पर हुई कि भाई उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, उनका मैं गद्दार बैठे हैं अंदर, उनका विरोध कर रहा हूं, कल्याण बनर्जी ने कहा। तो किसी ने कह दिया कि अरे ये तो कांग्रेस से ही गए ना, आप भी तो पहले कांग्रेस ही थे, और आप कांग्रेस से फिर आप टीएमसी में चले गए, टीएमसी वाले फिर यहां चले गए, तो ये तो होता है। फिर वो भड़क गए। अच्छा, वो भड़के फिर बागियों पे नहीं, फिर वो भड़के कांग्रेस पे। अब कांग्रेस पे भड़कने का कल्याण बनर्जी का क्या मामला था इसमें, आप पूरी बातचीत सुन लीजिए। अच्छा बोला कल परसों, राहुल जी भी अच्छे बोले। राहुल जी को जो प्लेस किया, लेकिन आपको कांग्रेस कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? ये 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार? 20 गद्दार कहाँ है 20 गद्दार? ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठा है। क्या होना चाहिए इन गद्दारों के सर? इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए, इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए। हम लोग तो डिफेक्शन, कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो ओनली 2-3 आदमी तो चला गया, और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया,
लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। प्रियोदा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। प्रणब का भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उससे दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। सबसे मजेदार ये है कि ये सब प्रियंका गांधी को सुनाया जा रहा था। कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं सीधे उनको सुना रहे थे। प्रियंका जी ने थोड़ा सा छेड़ा कि हम लोग हमारे यहाँ से आपके यहाँ गए, आपके वहाँ से वहाँ गए, तो फिर उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। अरे कि आप लोगों का तो था क्या, आप लोगों का हालत देखी बंगाल में क्या हो गया। और ये कोई आपके टिकट पर थोड़ी जीता, सब टीएमसी की टिकट पर जीते हुए थे। आप लोगों ने तो ममता बनर्जी को भगा दिया था। मगर ये मतलब होना नहीं चाहिए था, प्रियंका जी की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं हुआ। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं देखिए, एक तो मतलब कभी कभी हल्के फुल्के में बड़ी गंभीर घटना हो जाती है। ये प्रियंका जी की राजनीतिक समझ को और राजनीतिक क्षमता को एक्सपोज करने वाला है। प्रियंका जी जब वैसे बोलती हैं तो बड़ी सहज लगती हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तनाव नहीं दिखता है, सहज दिखती हैं। लगता है कि हाँ यार ठीक है, एक अपने आसपास की कोई बोल रहा है। लेकिन सोचिए उन्होंने जो ये कर दिया, कल्याण बनर्जी प्रियंका के मुंह पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। दीदी को भगाया, हटाया, अपमान किया, और देखो कांग्रेस कहाँ खत्म हो गई। क्यों हटाया? क्योंकि तुमको कम्युनिस्टों के साथ रहना था। यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट गठजोड़ मिलकर गर्त में चले गए। इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा। 3 बार कल्याण बनर्जी ने बोला आपके यहां से नहीं आए थे, वो 14 में आ गए थे। एक भी आदमी टिकट पे आपके जीत पे पार्लियामेंट नहीं पहुंचवाता था। इसका मतलब कि तुम्हारी विनिंग वैल्यू 0 है। कांग्रेस के टिकट की कोई औकात नहीं है। उसके बाद कह दिया कि हाँ हम भी साथ हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब प्रियंका के सामने या प्रियंका से सब बात होना कांग्रेस को तो एक्सपोज करता ही करता है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को एम्बैरेसिंग है उनके लिए, बुरी तरह से। अच्छा, फिर प्रियंका जी ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की, जब मामला बिगड़ जाता है ना, तो फिर आप थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट सी बात कहते हैं। राजीव जी बड़ा प्यार करते थे ममता जी को, फिर उन्होंने कहा ये इस बात को, लेकिन वो तब कहना बड़ा जरूरी, तो आदमी उखड़ गया। ये तो हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो आदमी सीधे सीरियस हो गया हमारे ऊपर। तो फिर प्रियंका जी को ये भी कहना पड़ा। समझ लीजिए, देखिए आपके सामने कौन सा नेता, आप किससे बात कर रहे हो देखना चाहिए। वो कल्याण बनर्जी को तो देखना चाहिए था ना, प्रियंका गांधी को, पप्पू सिंह जिसको उन्होंने कहा पप्पू यादव को देखना चाहिए कि आपके सामने कौन है। कोई दूसरा मुहैया मोत्रा होती या कोई दूसरा होता तो एक बार आप बोल देते तो वो इतना रिएक्ट नहीं करती। कल्याण बनर्जी तो ममता बनर्जी को नहीं छोड़ते, वो अपने सांसदों को नहीं छोड़ते। उन्होंने अभिषेक ये बात सही है, वो तो ममता बनर्जी को भी ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर लड़ लेते हैं। अभिषेक बनर्जी ने जब उनको वकील से हटाया तो अभिषेक बनर्जी को उन्होंने खरी खोटी सुना दी। तो वो किसी की नहीं सुनते, उनका टेम्परामेंट ऐसा है। तो आपको उनसे 2 कदम दूर रहना चाहिए। और अगर ये बातें करना है तो बंद कमरे में करो ना। सार्वजनिक अपने हंसी के पात्र आप कल्याण बनर्जी से बनते हो। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जब लगा कि बात शुरू हुई तो उन्हें वहां से चले जाना चाहिए था। आप क्यों वहां खड़े रहो? और आप किस नेता के साथ पहले मुड़ भी गए थे वो? पहले प्रियंका ने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको लगा कि अब आनंद है भी इस गद्दार में, नहीं कोई सीनियर लीडर आपके साथ खड़ा हो तो कल्याण बनर्जी उसका थोड़ा लिहाज भी करेगा। पप्पू यादव को कल्याण बनर्जी का लिहाज करेंगे? आप पप्पू यादव के साथ वहां खड़े होकर बात कर रहे हो तो कल्याण बनर्जी 4 बात सुनाएंगे। मुझे लगता है प्रियंका गांधी को उस समय ये वैसे ही राहुल गांधी ने बिट्टू को छेड़ दिया था मकर द्वार पे, हाथ मिलाने गए, उसने हाथ नहीं मिलाया। वो लेने के देने पड़ने वाली बात, लेने के देने पड़ गए। आप क्यों ऐसे लोगों को? बंगाल की 2-3 और इंटरेस्टिंग खबरें वो मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में बीरभूम पुलिस ने टीएमसी के एक नेता अनुव्रत मंडल, इनके करीबी के घर पर कर रेड की। आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। 28.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 15 किलो सोना गोल्ड, 28.5 करोड़ कैश, 15 किलो सोना और 1-1 किलो की सोने की 14 ईंटें थी। 100 ग्राम के सोने के 10 बिस्किट बरामद किए। देर रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह तक चलता रहा।
करोड़ों का कैश देख करके पुलिस वाले भी हैरान हक्के बक्के रह गए। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें लगानी पड़ी, मशीनें भी गर्म हो गई, बंद हो गई। 35 बोरियों में घर के अंदर कैश रखा था। अरे दिमाग विमक लग जाए किसी को, इतना तो किसी को रखना है। बोरियों में बंद करके रखा हुआ कैश। पुलिस ने जिस व्यक्ति के घर पे रेड की, इसका नाम है मीनार मंडल। ये रेत माफिया और स्टोन बिजनेसमैन टुल्लू मंडल का साला है। मीनार मंडल क्या काम करता है अब ये, और अब बजाई ताली घर बैठ के, ये सरकारी बस का ड्राइवर है। लेकिन कितना भरोसा होगा इस आदमी पे, ये सोचिए कितना भरोसेमंद आदमी होगा कि इसके बस ड्राइवर के घर में ये रखा हुआ था। और बाद में ये टुल्लू मंडल के साथ काम करने लगा। टुल्लू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बहुत करीबी आदमी रह चुका है। तो टीएमसी की सरकार चली गई, लेकिन अभी खजाने धीरे धीरे जो हैं वो अभी भी खुल रहे हैं। ये देखें सर, ऐसे जो है इसमें शायद भर के रखा होगा इसमें रुपया, फिर इसको फिर ये अलमारी में रुपया डाल करके पुलिस वाले वहां से ले जा रहे हैं। सर क्या बोले हैं आप, मुझे लगा आप खो गए रुपयों में। नहीं, हम खो ही गए सर। मतलब हमारा जितना हमारा वेट है आप तोलेंगे तो उतना ही वजन आएगा नोटों का, उसका 20 गुना। आज गुरुजी का भी वजन हल्का पड़ जाएगा इस रकम के साथ। नहीं, मेरे वजन का 20 गुना होगा। अब पता नहीं कितना होगा, आप सोच सकते हैं आलमीर ने, आप सोच सकते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। और कोई एक राजनीतिक पार्टी के बात नहीं की जाती है। सवाल इतना ही होता है कि जब आप पकड़े जाते हैं तो आप चोर हैं, नहीं पकड़े जाते हैं तो आप साधु हैं। इतना सा ही अंतर है। लेकिन ममता के राज में, मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति के यहाँ 20 करोड़ कैश हो, इतनी सोने का ब्रिक्स हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके अकाउंट्स वगैरह में कितने पैसे होंगे। अभी तो वो शायद खुला अकाउंट्स नहीं में होगा। तो कम होंगे, वो तो बैंक में उसमें नॉमिनेशन में डालने पड़ते हैं ना। उसमें लिखा होगा 780 रुपए कुछ हाँ, सही बात है। ये भी सही है, क्योंकि एक नेता सर के इतना यहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये 28.5 करोड़ या जो भी बोल रहे हैं, कितना पैसा होता है और कितनी जगह में रखा जा सकता है। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वजन कितना होता है, फिर वो 14 किलो। मैंने कहा कि अभी सीरियस नोट, वैसे सोचिए इसको। सीरियस नोट की बात ये ऐसे कितने टुल्लू मंडल होंगे, और मतलब इसकी मीनार मंडल, सॉरी टुल्लू मंडल और मीनार मंडल को छोड़ो, अनुव्रत मंडल पर आइए ना आप सीधे। मतलब वहां तक सोच रहा हूँ। मैं अभी हर्षवर्धन से पूछ रहा हूँ, मैंने कि मंत्री रहे क्या ये सरकार में? अनुव्रत मंडल बड़ा आदमी था इस सरकार। धीरज प्रताप साहू जो झारखंड में कांग्रेस का राज्यसभा सांसद था, 351 करोड़ रुपए निकले थे। अरे सर वो तो चलो वैध, वो तो वैध व्यवसाय करते थे, शराब के व्यवसायी थे। उनके पास किसका पैसा रखा है? बालू माफिया का है। तो बालू माफिया हो, रेत माफिया हो, माइंस के हो, तो वो उसका खुद का नहीं है ना। ये सब कैश का, ये इसका खुद का नहीं होगा, आपके पास निकलेंगे सर। नहीं, कोई टुल्लू ड्राइवर का तो होगा नहीं। वो ड्राइवर के बाद वो लग गया था ना असली धंधे में। हाँ, तो वो उसके बाद होगा। और वो आपने कहा कि सरकारी बस का ड्राइवर, इसमें से बस हटाई ना, सरकार के ड्राइवर होते हैं ऐसे लोग, ड्राइव करते हैं सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। वो रेत माफिया का पैसा है पूरा। मतलब कितने होंगे ये, मैं तो पूरे देश में ऐसे कितने होंगे? मतलब आप सोचिए, इन्हीं को ढूंढ लेना। अगर सरकार, हर्षवर्धन जी से पूछ रहा था तो उनका वो जिला अध्यक्ष कुछ रहे हैं, तो आप सोचिए जिला अध्यक्ष का ये हाल है। तो इसी रेशो में यदि आप सुनेंगे समझेंगे तो कैसे होगा? और किसी एक पार्टी की बात नहीं है ये, आज उनके सामने पकड़े गए। बेचारा एक प्रोफेसर जो है अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। कोई नहीं, आपका वजन तो कम से कम उतना है। उसका ये 10% भी नहीं वो कमा पाता है। मैं तो अब सोच रहा हूँ जिंदगी में मैंने किया क्या। आप सर बस तो नहीं चलाएंगे इस उम्र में? नहीं मैं सोच छोड़ दीजिए, जिंदगी में किया क्या, छोड़ दीजिए। एनीवे खैर एक, अरे ऐसे 500,000 भी आदमी पकड़ ले सरकार तो कितने लोगों के, गरीबों के जो है मकान बन जाए, कितना कुछ काम हो जाए। थोड़ा सा इसके संदर्भ की बात कर ली जाए। अनुव्रत मंडल वो है जिसके लिए ममता बनर्जी जिसके बचाव में खड़ी हो गई थी। अनुव्रत मंडल वो है जिसका बीरभूम में सिक्का चलता है। अनुव्रत मंडल
जितनी तस्करी होती है उस सब का माफिया माना जाता था, वो अनुव्रत मंडल अब ऋतुव्रत बनर्जी के साथ चला गया है, ये भी ध्यान रहे। ये अच्छा के साथ चला गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये अच्छा है कि इस तरह के छापे पड़ रहे हैं, कार्रवाई हो रही, तो इसके लिए तो मैं शुभेंदु जी को साधुवाद देता हूं। लेकिन इसको आप लोग एक मतलब साइज के लिहाज से देख रहे हैं तो ये समझिए, कहा ही जाता था कि ये जितने जिलाध्यक्ष होते हैं वो पैसे की खदान होते हैं। जिस क्लब कल्चर की बात की जाती थी, भले वो मंत्री हो या ना हो, भले वो आपको दिख ना रहा हो, लेकिन जो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर था तृणमूल कांग्रेस का, वो इसी तरह से चलता था। और उसमें जब ये रकम देखेंगे तो आपको लगेगा किस लेवल पर ये सब होता रहा होगा। और अभिषेक बनर्जी का वो घमंड, या उसका जो क्या नाम था जो बाद में बड़ा सुधर गया, शुभेंदु जी को बड़ा विकास पुरुष बताने लगा, हाँ वो जहांगीर। तो ऐसे लोगों का कहां से दिमाग खराब था उसकी आप कल्पना कीजिए। देखिए वो पार्टी स्ट्रक्चर में, जो पार्टी स्ट्रक्चर में था, सीपीएम के पार्टी स्ट्रक्चर में, कि आप ब्लॉक से लेकर के ऊपर तक आप चले जाइए, पंचायत से लेकर के। सर मेन बात तो बोलिए ना, वो आदमी अब एनसीपी ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है। हाँ वही तो कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि सरकार छोड़ती है तो वो उनकी यश और कीर्ति को धूमिल करेगी। छोड़ेगी नहीं सर, अजित पवार को छोड़ा नहीं था, इसको भी नहीं छोड़ेगी। आप ऐसा मत बोलो, सरकार नहीं, ये तो वैसे भी यदि छोड़ देगी तो राजनीतिक धोखाधड़ी का मामला है, वैसे भी कोई भरोसा करेगा। पकड़िए खोद के निकालिए रुपया सबका पास जितना है सब पड़ा है। आगे सर बढ़ते हैं। अभिषेक बनर्जी का भी एक प्रकरण चल रहा है, ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ सा मामला है। ये विजय जी की संगति में बर्बाद होते जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। किस मामले में? पिछले हफ्ते कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल अभिषेक बनर्जी अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी कि पहले आप कलकत्ता के SSKM हॉस्पिटल जाइए, सरकारी अस्पताल है, वहां जाइए और वहां से रिपोर्ट लेके आइए। देश में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत अच्छे अस्पताल हैं, तो आपको आंख के इलाज के लिए अमेरिका जाने की जरूरत क्यों है? फिर भी अगर ये लोग लिख के दे देंगे, अस्पताल वाले हमको लिख के दे देंगे, तो हम उसके बाद देखेंगे। तो अभिषेक बनर्जी ने जो दस्तावेज अदालत में जमा कराए, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, कुछ होगा, अब उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे कई मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, ये आरोप लग रहा है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट ही फर्जी हैं। दिख नहीं पाया अपना। अब वो फर्जी वाले के ऑलरेडी एक बहुत बड़े केस में फंसे हुए हैं कि विधानसभा के स्पीकर को उन्होंने अपने विधायकों की जो चिट्ठी सौंपी थी उसमें फॉर्ज्ड सिग्नेचर थे, और अब यहां पर एक फॉर्ज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आ रही है। आरोप ही है, और मैं ये रिपोर्ट्स के हवाले से इस बात को कह रहा हूं। कोई स्पष्ट तौर पर ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा या पुलिस ने नहीं कहा, मगर ऐसा चल रहा है। और बंगाल सरकार की दलील है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है, इसलिए वो अमेरिका भाग जाना चाहते हैं। टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता ने तो यहां तक कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं ताकि किसी भी तरीके से बस वो अमेरिका जा सकें। अमेरिका जाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स उन्होंने जमा किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। जो कुछ डॉक्टर्स ने बोल रहे हैं कि ये सारे सर्टिफिकेट फर्जी है। मतलब अभी ऐसा क्यों छटपटा रहे हैं अभिषेक जी अमेरिका जाने के लिए कि उनको फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में जमा करना पड़ रहा है। और मुझे तो यह भी सुनने में आया है कि अभिषेक जी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने PIL दाखिल किया है ताकि उनको विदेश जाने का मौका दे। क्या ये सिर्फ आंखों का इलाज ही है, या इतने जो उनके ऊपर चाप आ रहा है, इतने जो ED, CBI, NIA, CID के जितने भी जांच पड़ताल हो रहा है, इससे भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और ठीक है केस वेस चल रहे हैं उनके ऊपर। अगर ये कहना है कि वो अमेरिका भाग जाना चाहते हैं, थोड़ा अजीबोगरीब बात लगती है। वो ऑपरेशन से है ना साफ दिखने लगता है। राघव चड्ढा भी करवा कर आए थे, लेकिन वो तो कई महीनों के बाद लौटे थे। लौटे, अब लौटने का तो इनका भी क्या पता है, लेकिन उसके बाद उनको साफ दिखाई देने लगा। ये मेरे को मेडिकल सिस्टम पर भरोसा हुआ। नहीं, आंखों का अच्छा और सच्चा इलाज अमेरिका में होता है। विदेश वो लंदन गए थे शायद। अच्छा, विदेश में होता है। विदेश में नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है कि वो रिपोर्ट्स भी फर्जी है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी फर्जी हैं, तो फिर तो ये एक और मामला बन जाएगा उनके खिलाफ। आई डोंट नो। 15 साल की सरकार में आप एक इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए हैं कि आई सर्जरी के लिए आपको अमेरिका जाना पड़े। ये भी तो सवाल कीजिए आप। सर, देश में आपको किसी सरकारी अस्पताल में भरोसा नहीं है तो प्राइवेट भी बड़े अस्पताल है। ऐसा मत बोलिए। सोनिया जी को अक्सर जाना पड़ता है सर, ऐसे मत कहिए सर, ये गंभीर। सोनिया जी तो गंगाराम में भी भर्ती हो जाती है। नहीं, लेकिन जाना पड़ जाता है ना। उनका इलाज थोड़ा सा गंभीर लेकिन इस देश में आज के दिन में और कौन सा नेता जो दुनिया भर से लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप कर गया है
अपोलो में यदि आप चले जाइए, अपोलो छोड़ दीजिए, जरा प्राइमस हॉस्पिटल में आप चले जाइए, बहुत चाणक्य सारे कमी नहीं है, कितने गिनाएंगे, मनमोहन सिंह सरकार का ये आइडिया था। नहीं, बट उनका ऐसे उनकी हिस्ट्री है, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था पहले, कुछ साल पहले, उसमें उनको चोट लगी थी और उसकी उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, ये बताया जाता है, और उसके बाद उससे उनका ट्रीटमेंट अमेरिका से ही चलता है। एनीवे, अब ये कोर्ट को देखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्ट ने पहली बार में अलाउ नहीं कर दिया। आमतौर पे मेडिकल आप कोई रीजन बताइए तो कहता है कोर्ट कह ही देता है, चले जाओ, और सांसद है यार वो, तो मगर अलाउ नहीं किया था कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, ये भी बड़ी बात है। अगली खबर पर चलते हैं, अगली खबर पे आ जाइए। उपचुनाव हो रहा है आज देश में 3 सीटों पर। कायदे से इस पर एक मेडिकल बोर्ड बिठा देना चाहिए कोर्ट को, और यदि वो कहे तब जाकर के इनको अनुमति देनी चाहिए। चलिए, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। तीनों सीटें बीजेपी के लिए नाक और साख दोनों का सवाल है। बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, जो सीट पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी यहां से 1990 से लगातार जीत रही है। नितिन नवीन खुद 2010 से लगातार यहां विधायक रहे हैं। इस बार बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, और खास बात है कि प्रशांत किशोर यहां पहला इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं, और वो जन स्वराज पार्टी से के कैंडिडेट हैं यहां पर। आरजेडी ने भी यहां पर उम्मीदवार दिया है रेखा गुप्ता के तौर पर, और कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव चल रहा है। कांग्रेस के विधायक के अयोग्य साबित होने के बाद यहां चुनाव हो रहा है। दतिया की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले दिनों यहां बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था, जिसके बाद खूब हंगामा किया था उनके समर्थकों ने। फिर उन्होंने जिनको टिकट दिया गया उनकी जगह, लेकिन उनके लिए प्रचार करने की बात भी उन्होंने मानी, आशुतोष तिवारी के लिए। और गुजरात की एक मंजलपुर सीट है, यहां पर भी उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। तो तीनों आप लोग एक सीट का जो है, समीर जी पहले हाल बता दें, आप हमको बता दीजिए, ये दतिया वाला बता दीजिए क्या होने जा रहा है। देखिए, दतिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई फाइट बहुत तगड़ी है, और वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि ऊपर से तो नरोत्तम मिश्रा पार्टी के साथ दिख रहे हैं, मतलब वो तो पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका जो समर्थित कैडर वर्ग है, जो नरोत्तम मिश्रा के प्रति बहुत समर्पित है, वो लोग घर से बहुत नहीं निकले इस बार। अब वोटिंग आज हो रही है, अब क्या वो वोटिंग बीजेपी के फेवर में करते हैं या वो कांग्रेस को अंदर सपोर्ट करते हैं। नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का नुकसान हो सकता है, निश्चित रूप से होगा। नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रचार किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई नरोत्तम मिश्रा के जो करीबी लोग हैं पार्टी के, जो दतिया को संभालते हैं, उन लोगों ने पार्टी उम्मीदवार को बिल्कुल भी समर्थन दिया नहीं है। कई लोग बीमार पड़ गए, हार गए तो, लेकिन बीजेपी अगर हार गई तो दोष तो नरोत्तम मिश्रा को ही मिलेगा। नहीं, तो ये तो नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को जानते हैं कि अगर हारेंगे तो दोष मेरे ऊपर आने वाला है, तो कौन सा उनका श्रेय मिलने वाला है। तो नहीं, लेकिन अब वो इस बात को मान के चल रहे कि भाई मैं इसके लिए तैयार हूं। ये हो सकता है उन्होंने तैयारी कर ली होगी, ठीक है, पार्टी को उम्मीदवार हारेगा तो मैं जवाब दूंगा, और जहां मुझे बात करनी मैं बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तय किया होगा, या तो उम्मीदवार, और जिस तरीके से मोहन यादव ने अपने लिए मतलब प्रतिष्ठा का बना लिया इस सीट को, लगातार मोहन यादव ने वहां प्रचार किया, पार्टी का पूरा संगठन रहा, पूरी कैबिनेट के मंत्री को आपने वहां पर लगा दिया, पूरी तरीके से आपने वहां जो गुजरात वाली सीट में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? जीत भी सकती है मंजलपुर में, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो बीजेपी की सीट है 40 साल से, लेकिन 40 साल ग्राफिक बहुत जांच परख के बनवाया है। कैसे? ये जैसे अभी कौन सा था, दतिया वाली सीट का, ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दिया आप, मतलब आपने वहां से रिपोर्ट ली होगी, ग्राउंड रिपोर्ट। जी जी जी, अच्छा, ठीक ही कह देते हैं सर आप कभी। ये बता दें आप, ये दतिया वाले में कुछ है, कुछ कांग्रेस की सीट है वैसे तो नहीं। दतिया में देखिए मुकाबला सचमुच कड़ा है, और हालांकि कई बार होता है ना कि जब आप कठिन स्थिति में फंसते हैं, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ताकत लगाई है, क्योंकि जब नरोत्तम हारे थे तो वो नरोत्तम हारे थे, अब हारेंगे तो मोहन यादव हारेंगे। ये थोड़ा मोहन यादव सीधे निश्चित तौर पर उन्हीं के लिए, अब तो उन्हीं की पूरी सीट है, उन्हीं का सब कुछ है, और उपचुनाव में तो मुख्यमंत्री ही हारता जीतता है। तो मुझे लगता है कि वो ताकत लगाएंगे, और मतलब बहुत कठिन मुकाबले में हो सकता है कि वो सीट जीत लेंगे। अरे वो आप याद कीजिए ना, यूपी के 10 उपचुनाव ज्यादातर सपा के थे वो, और सारे लगभग क्लीन स्वीप हो गया था। बीजेपी का ताकत लगाए, सरकार तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल सर, चुनाव में तो आमतौर पर होता है। प्रशांत किशोर कुछ दे पा रहे हैं चैलेंज? प्रशांत किशोर अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 बार जाना पड़ा है, गली गली घूमना पड़ा है, और मुझे जो जानकारी है कि कैबिनेट के एक मंत्री जो अपर कास्ट से हैं वो गली गली घूमे हैं। मनोज तिवारी जाकर के ब्राह्मणों को, मतलब पीके के साथ अपर कास्ट का थोड़ा रुझान हो सकता है ब्राह्मणों को वोट को काटने के लिए, तो मनोज तिवारी, गिरिराज सेन सभी कूदे हैं वहाँ, और जिसे कहते हैं कैंपिंग करना, तो वो कैंपिंग किया है उन्होंने। तो अब देखना है, फिर भी लोग कह रहा है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। यदि आरजेडी नहीं खड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए
ज्यादा कठिन बनता। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तेज प्रताप ने समर्थन दिया उनका उम्मीदवार, किसका समर्थन दिया है? इसको प्रशांत किशोर को। उनके उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। हैरानी हो रही है कि प्रशांत किशोर आप कह रहे हैं कि वो चुनौती दे रहे हैं और आरजेडी नहीं होती तो और मुश्किल होती भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो मतलब इस सीट पर तो कोई भी आ जाए बीजेपी को हैंड्स डाउन जीतना चाहिए था। ये बात भी कि यहाँ पर चैलेंज मिल रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी जीतेगी, मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी वो सीट। हो सकता है मार्जिन कम हो जाए उसका सीट का, बट बीजेपी जीतेगी सीटें। जी, प्रशांत किशोर टेस्ट किसका है? नितिन नवीन का टेस्ट है कि प्रशांत किशोर का टेस्ट है? नितिन नवीन साहब की सीट है ना ये तो फिर टेस्ट किसका है? नहीं, टेस्ट तो प्रशांत किशोर का भी है सर। प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर के लिए बहुत एक अच्छी बात कल कहा जो प्रशांत किशोर उनके टीम के साथ काम किया था। बोला तो प्रशांत किशोर उस मॉडल पे काम करते थे, ये कार्यकर्ताओं के लिए जैसे सैलरी बढ़ती है 20-20 हज़ार रुपये, 25-50 हज़ार रुपये। अब वो बेचारे कितने दिनों तक सैलरी बांटे और कितने दिनों तक भीड़ इकट्ठा करें, वो चीजें जो है वो अब खत्म हो गई हैं। तो कितना काम करेगा? शुरू में कहा जा रहा था कि वो 16% वोट लाएंगे, 26% तक वोट ला सकते हैं, मुझे लगता है निकल जाएगी, यहाँ तक बात की जाती थी। लेकिन अब वो चार्म जो है प्रशांत किशोर का वो चला गया। आपका कमेंट आ जाए, आगे बढ़ते हैं। दतिया पर आपने जब टक्कर कांग्रेस बीजेपी की कर दी तो फिर बीजेपी जीत ही सकती है। बीजेपी जीत सकती है यदि ये ग्राफिक बीजेपी वर्सेस बीजेपी होता है तो मुश्किल लगता है। मैंने बोला उसका कोई मोल नहीं सर, बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया था। हाँ, तभी तो कह रहा हूं मैं, तो आपने उसको बदल के बीजेपी जीतती रही। वो तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में 2 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद दान पेटी लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ये दान पेटी बीजेपी वालों को बहुत अच्छी लग रही है, कोई जाके डाली ना दे उसमें कहीं कुछ, क्योंकि इतनी पसंद आ रही है उनको ये छात्रों से हटके आओ, तुम इसी पे आओ, इसी पर आओ। अब देखिए 2 बज गए हैं। राज्यसभा में ये एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद, और क्या लोकसभा की भी कार्रवाई चलेगी तो क्या चल पाएगी आगे देखते हैं। लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर के जो घमासान अभी तक चला था, अब लगता है कि विपक्ष का एक तबका भी अब इससे आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि इस पर पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। समाजवादी पार्टी 2 रोज से काम कर रही है, जिसकी वजह से मैंने ये बात कही। चंदा चोरी, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हाईलाइट करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कल ही अपनी लाइन बदल दी। सपा सांसद जो नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी करते थे, अब वो चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे पर आ गए। दान पेटी लेकर 2 दिन से संसद परिसर में आ रहे हैं सपा के सांसद, और नीट से सीधा चढ़ावा चोरी के मुद्दे की छलांग उन्होंने लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि भाई अब हमारा मामला तो उत्तर प्रदेश ही है। हालांकि स्टूडेंट्स का मुद्दा उनका मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों स्टूडेंट्स की मोबिलाइजेशन की इस मुद्दे पर कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करेगी? करेगी तो जरूर, लेकिन क्यों इतनी जल्दी इससे वो हट रही है, ये सवाल है। कांग्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो बैनर पोस्टर सब कुछ लेकर के आ रहे हैं वो, और ये एक जो है एक बात थोड़ी सी अजीबोगरीब सी लगती है जरूर कि इतना जल्दी अलग क्यों वो चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग आपको और बताऊं, देवेंद्र पराशर हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वो कल बता रहे थे हमको, राहुल गांधी जब बोल रहे थे, राहुल गांधी जब नहीं बोल पाए और उसके बाद फिर बार बार स्पीकर मौका दे रहे थे तो कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं थे उसमें शामिल लोकसभा में कल। मतलब वो उस एक वक्त ऐसा आ गया था जब कांग्रेस पार्टी ही बस दबाव बना रही थी सरकार के ऊपर और स्पीकर के ऊपर कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। अखिलेश यादव और बाकी उनके सांसद वो चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। तो ये भी कल पार्लियामेंट के अंदर हमको देखने को मिला है। क्या मैसेज है त्रिपाठी जी इसका? नहीं, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले जब अडानी के मसले पर और दूसरे मसलों पर राहुल गांधी और प्रियंका जी लगे हुए थे, तब अखिलेश जी संभल का मसला उठा रहे थे। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, सदन तब भी चल रहा था। इसके अलावा भी कई मसलों बीच में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बिना भी वो सदन में चर्चा के लिए संकेत दे रहे थे। तो मतलब एक तरह से कहें अपनी अपनी पार्टी लाइन कैसे तय करना है वो दोनों नेता तय करेंगे, लेकिन पार्टी लाइन से इतर हम कहां खड़े हैं पार्टी के तौर पर, हम नेता के तौर पर दिख रहे हैं। रोकूंगा सर आपको। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल did take place, notwithstanding frequent interruptions and notwithstanding the fact that the entire reply was made in the din. Now the bill has come to the upper house, the House of Elders. In other words, the House of Seniors, the House of Wiser, the House of Maturer. And therefore, my humble request would be that the bill may be received and responded to with the same spirit as it is being brought.
The Amendment Bill 2026 is in a way an extension of the 2024 Prevention of Unfair Means Bill, which is now an act. The earlier bill and the present amendment are the first of its kind in the history of independent India and directly inspired by the deep sense of sensitivity and concern that Prime Minister Modi ji has time and again expressed for the student and youth of this country. The bill also testifies that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why, in the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children, and also announced the resolve of zero tolerance to paper leak. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. My humble request to all the elders in the House is that please help us implement this legislation effectively. And if there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. I know by now most of the content of the bill is known to you. It has also been extensively reported in the media. Nevertheless, for a quick recall, I may state that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Paper leak is an issue at a malaise which has confronted this nation and has been reported from different parts of the country, regardless of whichever the party in power, regardless of whichever the state or the union territory. The list is very long, but if you go through, you will understand how assorted it is, hardly leaving any state or any party untouched. Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak, 2010 B.Ed Entrance Examination, 2014. Yes, I am coming to that. I am coming to that. Yes. Coming to. I will come up to 26. I am going to come up to 26. Let the minister speak, please. I said I will come up to 2026. UP 2010 B.Ed Entrance Examination, UP 2014 Combined Pre-Medical Examination, UP 2015 Uttar Pradesh Provincial Service Leak, Tamil Nadu 2012 Tamil Nadu Public Service, West Bengal 2009 Joint Entrance Exam, Rajasthan 2018 Police Constable Recruitment Scam, 2019 Rajasthan Librarian Grade 3 Scam, 2020 Rajasthan Junior Engineer, 2021 Rajasthan Eligibility Examination, 2021 SI Recruitment Exam, 2022 RPSC School Lecturer, 2022 Police Constable, 2022 Senior Teacher Grade 2 Examination, same year RPSC Public Service Commission, 2023 Rajasthan REET exam, 2019 Odisha Teachers Eligibility Test, 2023 Odisha Staff Selection Examination, 2016 Karnataka
you see, very recently, Jharkhand Public Service Commission, irregularities in combined service. Now the suggestion is to come to the current, yes. So 2026, current year, Punjab Pharmacy Officer Recruitment Scam. So this is latest. Please. And even more recent, Karnataka Veterinary Officers leakage. I will take care of you, please, my dear. Please. Nothing will go on record except the minister's speech. So I'm glad that I'm glad the enthusiastic response from the opposition is a testimony to the fact that you have acknowledged what I have said. And therefore, you would also acknowledge the justification behind bringing the 2024 bill and the amendment today. Broadly speaking, Chairman Sir, in this country we have 4 main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and the Institute of Banking Personnel. And for admission to higher educations, now you have National Testing Agency. And my next sentence is again going to excite some of the honorable members on the other side. The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed. And in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. And therefore, please take your seat. And therefore, in an honest bid, please take your seat. Don't get agitated. In an honest bid to carry forward what could have been carried forward by the earlier governments, the Public Examination Bill 2024 was brought in January 24. It was enacted in February 24, implemented in June, and also notified in June 24. The bill's main objectives at that time were to give greater transparency. Honorable member, please take your seat. Yes, that is precisely the reason you didn't bring the bill. Because you go back to your seat, please. The bill sought to bring greater transparency, greater credibility. And I'm not saying this. There is a strong opinion in this country that this. तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एंटी पेपर लीक बिल वो राज्यसभा में पेश कर दिया है और पास हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहां भी थोड़ा हल्ला हंगामा वगैरह जो है थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बोल नहीं पाए कल लोकसभा में, मुझे तो लगा था इससे ज्यादा हंगामा करेगी कांग्रेस आज, लेकिन नहीं, जब कल बिल पास हो गया तो फिर उसके बाद अब हंगामे जितनी जगह यहाँ पर बसती नहीं। और राज्यसभा में आम जितनी लड़ाई उनको लड़नी होती है राजनीतिक दलों को, वो मोटे तौर पर लोकसभा में लड़ते हैं, क्योंकि वो हाउस जो है वो सीधा जनता को कनेक्ट करता हुआ दिखता है, इसलिए वो। और जब बिल पास हो गया है जिस पर सारी बहस हो गई, तो आज वो कैसे कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोग वहां पर बोले हैं ना, बोले हैं लेकिन वॉकआउट किए हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं, वॉकआउट करना अलग बात है, वॉकआउट तो यहाँ भी करेंगे। वोटिंग के समय वो नहीं थे सर। पवन खेड़ा छोड़ दो, सारे बुजुर्गों की भरमार है। मल्लिकार्जुन खड़गे था, सुबह एक बार उन्होंने विरोध किया, उसके बाद वो हाफने लगे थे, वो बैठ गए थे कुर्सी पे।
तो लेकिन राज्यसभा में इसी जिस- कांग्रेस की मुझे ताकत राहुल रही। गांधी ने लेकिन बोले जिस बोले इस अंदाज- वजह से लग रहा था कि हंगामा। नहीं, लेकिन जिस अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे चीखते हैं, खड़गे जी पूरा जोर लगाते पूरा हैं। जोर लगा जितना सुबह वो लगाया था। चीखते हैं, राहुल गांधी तो उनका पसगा भर भी लेकिन नहीं उनको बोलते पता है हैं। कि सर पास तो होना है बिल, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में पास, उसका कितना विरोध करें। हम लोग यूपी की बात कर रहे थे तो ये चर्चा हो रही थी जब ये बिल की वाली बात है कि राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जाना चाहती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक काम बहुत डेलिबरेटली सोच समझ के कर रही है और ये काम ये छात्र आंदोलन के बीच ही शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्शन में अभी करीब 6 महीने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव हों उससे पहले बीजेपी दलित वोटर्स के बीच एक बार फिर से अपनी पहुंच तेज करने के प्रयास कर रही है। इसके सबूत आपको कुछ तस्वीरों में हम दिखाते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मंदिर में पूजा की और साथ ही बीजेपी ने अपना समरसता संकल्प अभियान शुरू कर दिया। ये कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा, जिसका मकसद दलित वोट बैंक मजबूत करना होगा। और योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वहाँ की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलश रवाना किए हैं। बीजेपी अपने दलित आउटरीच को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, एक केंद्रीय मंत्री, यूपी के 12 मंत्री मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी की बात करें तो 21% है, बहुत बड़ा वर्ग है। और बीजेपी यूपी में गैर जाटव वोटरों को अपने साथ करने की कोशिश लगातार करती रही है। पिछले चुनाव में वाल्मीकि, सोनार और पासी वोटर्स बीजेपी से कुछ दूर हो गए थे, इसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटें ही मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस और चंद्रशेखर की पार्टी ने एक सीट वो अपने हिस्से में की थी। और मुझे याद आ रहा है ये भी अपने ये वो हफ्ता पूरा जिसमें ये आंदोलन यूपी दिल्ली में जंतर मंतर पर बिल्कुल चरम पर चल रहा था, तो वो एक महासचिव हैं गौतम साहब, क्या नाम है उनका बीजेपी के, दुष्यंत गौतम महासचिव है। तो उन्होंने भी ऐलान किया कि संत रविदास जी की 650वीं जयंती इस बार बड़े जोर शोर से बीजेपी जो है वो मनाने जा रही है। और ये जो छात्रों का आंदोलन भी था, कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट दलित अंडरटोन थी। उसके पीछे जितने लोग लगे हुए थे वो बड़ा क्लियर था। वहाँ जो नारे लग रहे थे, जो बैनर लोग लेकर के आ रहे थे, उससे साफ दिख रहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसको भी रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया गया था। तो ये बात हम लोग पहले कर लेते हैं। त्रिपाठी जी अभी उस पर बात कर रहे थे राम मंदिर पर, अब ये बात बीजेपी जो है दलितों के बीच जा रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस फ्रंट पर बड़ी मजबूती से और बहुत ठीक से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रविदास जी के मंदिर चले गए थे और वहाँ बढ़िया झांझ मंजीरा लेके बैठ गए थे चुनाव के पहले, अगर ध्यान में हो तो। बहुत अच्छा, वो अचानक वो सब कह रहे थे कहाँ कौन जाएगा, तो अचानक दिल्ली में एक मंदिर में चले गए थे और रविदास जी की जयंती पर वो झांझ मंजीरा लेके बैठ गए थे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष करके, जिसको हम कहते हैं ना कि चूंकि अभी राम मंदिर का एक प्रकरण आया है, चढ़ावा चोरी आ रहा है, तो ज्यादा सतर्क है। और अगर उसको हम यूं भी देखें कि जो अलग अलग कहीं कहीं दिखता है ना कि यहाँ एक थोड़ा सा कुछ लगता है कि थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है। और जो दलित वाली अंडरटोन की बात है, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ा और दलित है उसकी राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना किसी ने नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके दलितों का साथ उनको मिलता नहीं है। और कई बार तो ये दिखता है कि जो अम्बेडकराइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो अम्बेडकर जी के नाम पे पंच तीर्थ बनाना हो, चाहे अम्बेडकर जी के नाम पे इंटरनेशनल सेंटर, जो कुछ भी किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया। कांग्रेस के समय में तो सिर्फ और सिर्फ वो छोटा सा चित्र बन के रह गए थे डॉक्टर अंबेडकर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई। उनकी मूर्तियां भी या मायावती ने बनवाई या मोदी जी ने बनवाई, किसी और ने बनवाई नहीं। बीजेपी के मंच पे भी सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की फोटो नहीं, वो तो एक प्रतीक के तौर पर करते हैं। राहुल गांधी भी देखिए संविधान कहते हैं, तो संविधान तो खैर सबका है, संविधान कोई सिर्फ अंबेडकर जी का नहीं है। उसकी प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भले थे, लेकिन उसमें तो सब शामिल थे। लेकिन जो दूसरी भी चीजें जो सीधे सीधे सिर्फ अंबेडकर से जुड़ी हैं, और आप उसको इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। पिछली बार भी ऐसी यात्राएं भी निकाली गई थी, जो ऐसी बस्तियों में वहां जाकर जो उन लोगों से बातचीत करना, तो उसी का एक्सटेंशन मुझे दिखता है। अच्छा, ये एक खबर और, वो क्योंकि भदोही का मामला है, तो हाँ सर, इससे आपके पास ही आ जाऊंगा। भदोही का नाम बदल गया और इस पर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। फिर से बदल गया। ये फिर से बदल गया कहना चाहिए। ये 5वां मौका है जब भदोही जिले का नाम बदला गया है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार ने संत रविदास नगर का नाम बदलने का पाप किया था, हम फिर से भदोही को संत रविदास नगर से पुकारने जा रहे हैं।
याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इनको बस नाम बदलना ही आता है और ये क्या कर सकते हैं, लेकिन जब संत रविदास नगर हो गया था तो फिर अखिलेश यादव जी ने इसका नाम वापस भदोही किया। ये बात है जिसको आज योगी जी उठा रहे थे। सर, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। पहले मायावती सरकार ने किया था, मायावती जी ने ओरिजिनली भदोही को संत रविदास नगर बनाया। उस समय कई बड़े नगरों का नाम बदला और उसमें ये अखिलेश जी ने उनमें से बहुत सारे नाम बदल दिए थे फिर से। तो अब संत रविदास जी की उस पर कर दिया गया। पहले भी इस पर चर्चा काफ़ी हुई थी, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं पता सरकार अभी आई है क्या योगी जी की। अब तो 2017 से 2026 तो 9 साल हो गए, और संत रविदास तो 650 साल से हैं, और भदोही का जिला भी जो है उनके सरकार से पहले बदला गया था। ठीक है, इसको भी कहते हैं शायद देर से आए दुरुस्त है। 17 से पहले बदल गया था। हाँ, सही बात है। अब जाकर के वापस उसको संत रविदास। तो जब दलितों की चिंता हो तो संत रविदास की भी चिंता होती है पॉलिटिकल पार्टीज को। नहीं, मैं अम्बेडकर के लेकर के शुरू करना चाहता हूँ कि जब पहली बार 2014 में सरकार बनी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक ढंग से कहें कि एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। और मैं चूँकि उस वर्कशॉप को देखता था कि डॉक्टर अंबेडकर को, जैसे गांधी जी को एक ढंग से अप्रोप्रिएट कर लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को खास करके आप देखेंगे कि उनके आर्यन नेशन थ्योरी जो था, इस्लाम के खिलाफ विचार को लेकर के, तो संघ का ये मानना था कि हमारी बहुत निकटता है। जो हम कर रहे हैं दलितों के उत्थान के लिए उतना तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सभी जाने सांसद इस पर भी वर्कशॉप किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और फिर उस पर पांजन्य और ऑर्गेनाइजर दोनों में विशेषांक छापा गया। ठीक है। तीसरी बात आप देखिएगा, बाबा साहब का संविधान, ये पहले भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोलती थी। ये बाबा साहब का संविधान है, ये बात भारतीय जनता पार्टी 2014 से बोलना शुरू की, और नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। ये मैसेज देना जरूरी है क्या? ये इस छात्र आंदोलन में भी कुछ नहीं, इसका छात्र आंदोलन से बिल्कुल लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, दलितों में हिंदू बस्तियों उसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूं, मगर उससे भी ये इनको महसूस हुआ कि भाई इसको काउंटर करना जरूरी है। बिल्कुल, ये भी है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है भाई एक हिंदू समाज का एक हिस्सा यदि नहीं हमसे जुड़ पाता है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।